वेल बावलो, कैसे हो? तो मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री, इतनी मिस्ट्री फ्रॉम के मेकर्स सोच कैसे पा रहे हैं और कैसे इतना सब कुछ क्रोनोलॉजिकली फिट भी कर रहे हैं। तो फाइनली एपिसोड 4 ने वो कर दिया जिसका डर फैंस को काफी लंबे समय से था, क्योंकि एक तरफ मैनिएलो ऑफिशियली टाउन के अंदर एक्टिव हो चुका है, दूसरी तरफ जूली स्टोरी वॉकिंग के रूल्स तोड़ने की कोशिश कर रही है। सारा दोबारा वॉइसेस सुन रही है, फातिमा कुछ ऐसा बना रही है जो शायद प्रोटेक्शन नहीं बल्कि नेक्स्ट मॉन्स्टर भी हो सकता है, और एंड में जो लेक से बाहर निकला वो शायद इस पूरी साइकिल का सबसे हॉरिफाइंग ट्रुथ रिवील करने वाला है। तो बहुत कुछ मिला है हमें इस एपिसोड में, इसलिए करते हैं डीप ब्रेकडाउन। उससे पहले एक शिकायत फिर है आप लोगों से, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे। प्लीज इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब मी, क्योंकि ये आपका स्मॉल एफर्ट है बट मेरे लिए बिग इंस्पिरेशन है। सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जिसने लिटरली पूरे फैंडम को कंफ्यूज कर दिया। जब शेरिफ स्टेशन में बॉयड, जेड, डोना, टेबिथा, हेनरी और एलिस येलो सूट को लेकर डिस्कशन करते हैं तो सरफेस पर ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन सीन लगता है, लेकिन एक्चुअली ये पूरा कन्वर्सेशन शो के सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट को स्टैब्लिश करता है, क्योंकि इन लोगों की सर्च और मिस्ट्री टर्म में एक और चीज ऐड हो गई है कि येलो सूट के पीछे क्या है आखिर, और ये मॉन्स्टर अब है कहां। अब यहाँ हेनरी का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो चीजें मिरांडा पेंटिंग्स में बनाती थी, बॉय इन व्हाइट, येलो सूट मैन, वो सब सच निकला, और खुद को कोसता भी है कि मैं अभी तक ये सब समझ क्यों नहीं पाया। अब ध्यान दो, मिरांडा सिर्फ ड्रॉ नहीं करती थी, वो विजन से रिसीव करती थी। मींस मिरांडा टेबिथा का वो वर्जन था, वो एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, जिसे बचपन से ही सारे विजन्स आ रहे थे, ड्रीम्स आ रहे थे। टाउन में आने से पहले ही मिरांडा को इस टाउन के बारे में पता चल चुका था। तो अब सवाल ये आता है, क्या मिरांडा विलिंगली इस टाउन को ढूंढते हुए आई थी या रैंडमली फंस गई थी, क्योंकि कैम्पटन में रहकर ही वो ये सब कुछ ड्रॉ कर रही थी, या फिर मिरांडा इस टाउन को जब तक वो रियल वर्ल्ड में थी तब तक ड्रीम में ही समझ रही होगी, और यहां आते ही उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है फिर। और जूली लेटर जो थ्योरी देती है कि टाउन की स्टोरीज रियल वर्ल्ड में लीक होती है, वो एक्चुअली मिरांडा को भी एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पर। मतलब पॉसिबल ये है कि मिरांडा कोई चोजन प्रॉफिट नहीं थी, बल्कि टाउन की फ्रीक्वेंसी उसके माइंड तक रीच कर रही थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ईथन्स विजन देख रहा है या ऑथर्स अननोइंगली चिल्ड्रन स्टोरीज ही लिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांगली स्टीफन किंग स्टाइल कॉस्मिक हॉरर जैसा लगता है, जहां अल्टरनेट डायमेंशंस अपनी प्रेजेंस ड्रीम्स और सबकॉन्शियस के थ्रू लीक करते हैं, जो कि हमने इट मूवी सीरीज में देखा है, ऑल्सो इट वेलकम टू डेरी सीरीज जो आई थी उसमें भी देखा था। और अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब हॉरिफाइंग है, रियल वर्ल्ड में और भी लोग होंगे जो अननोइंगली फ्रॉम टाउन के फील कर रहे होंगे, या उनके ड्रीम आ रहे होंगे उनको, जो कि सीजन 5 में कुछ और न्यू एंट्रीज देखने को हमें मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक यही ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि सीजन 5 भी आएगा और मे भी यही कहानी खत्म हो सकती है, या फिर मेकर्स का मूड किया तो 6 सीजन तक भी कहानी चली जाएगी। बैक टू द प्लॉट। अब बॉयड का एक डायलॉग बहुत मेटा फील होता है यहाँ पर, जब वो कहता है कि इतना समय हो गया है और हमें अभी तक रूल्स नहीं मालूम है। ये सिर्फ कैरेक्टर फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये लिटरली ऑडियंस फ्रस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन था। यस, हम सब भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कहीं ना कहीं, मिस्ट्री पे मिस्ट्री दी जा रही है, हर एपिसोड में एक नई मिस्ट्री ऐड करी जा रही है, और अब तो हर कैरेक्टर के साथ एक एक नई मिस्ट्री और ऐड कर दी गई है, जैसे सभी को छोटा मोटा टास्क दे दिया हो। लेकिन स्टोरी पर्सपेक्टिव से देखो तो शायद यही पॉइंट है, क्योंकि फ्रॉम का टाउन गेम नहीं है जिसे फिक्स्ड रूल्स हो, ये एक लिविंग सिस्टम लग रहा है। ये अडॉप्ट करता है, इवॉल्व करता है, रूल्स चेंज करता है। विक्टर भी लेटर ट्रीज मूवमेंट का मेंशन करता है, मतलब टाउन स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली म्यूटेट हो रहा है, या फिर कहो कि बदल रहा है। अब जेड का मशरूम प्लान देखते हैं, जो सरफेस पर फनी लग सकता है लेकिन एक्चुअली बहुत डेंजरस इंप्लीकेशन कैरी करता है। जेड बेसिकली अपनी रीइंकार्नेटेड मेमोरीज अनलॉक करना चाह रहा है। खैर, जेड का ये पार्ट जबरदस्त स्ट्रेच करा गया है यहाँ पर, जबकि पिछले 2-3 प्रोमो ब्रेकडाउन वीडियो में हम जेड का ये सेगमेंट को बार बार थ्योरीज के साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। जेड को पूरे एपिसोड में बेवकूफों की तरह इधर उधर घुमाते दिखाया है, जबकि इससे और अच्छा जस्टिफाई किया जा सकता था। बाकी आप नोटिस करो, जेड का ऑब्सेशन रैंडम नहीं है, वो रिपीटेडली सिंबल्स देखता है। ये सिंबल जो मेकर्स अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमें इंट्रोड्यूस करा था, अभी इसकी बात ही नहीं हो रही है। साथ में म्यूजिक भी कर सकता है वो, और विजन्स तो देख ही सकता है। बाकी अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, टेबिथा इनिशियली ईथन की लेक ऑफ टीयर्स थ्योरी को डिसमिस करती है, लेकिन बाद में सडनली उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। सरफेस पे ये गिल्टी मदर मोमेंट लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली देखो तो टेबिथा
अनीथा खुद डिनायल और होप के बीच फंसी हुई है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि ये टाउन में कुछ भी पॉसिबल है। वो जिम को लॉजिकली डेड मानती है, लेकिन इमोशनली अब भी इम्पॉसिबल मिरेकल को रिजेक्ट नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जिम सही में हेल्प करना चाह रहा है, मींस उसका घोस्ट, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर। बाकी अब आते हैं जूली और रैंडल वाली स्टोरी लाइन पर, जो ऑनेस्टली इस एपिसोड का सबसे लोअर हैवी पार्ट था। स्टोरी वॉकर। जूली और रैंडल ने बुक से डिस्कवर किया फ्रेड नाम का कैरेक्टर स्टोरीज में वॉक करता था और बुक मार्क यूज करके स्पेसिफिक चैप्टर से रिविजिट करता था। अब इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि फ्रॉम पॉसिबली टाइम ट्रेवल को स्टोरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब टाइमलाइंस लीनियर नहीं है, वो चैप्टर्स हैं और स्टोरी वॉकर्स उन चैप्टर्स के बीच मूव कर सकता है, बट स्टोरी चेंज नहीं कर सकता। पर जूली मानने को ही तैयार नहीं है। ये एग्जैक्टली डार्क सीरीज के बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और स्लॉटर हाउस 5 के नॉन लीनियर एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। जूली का बुकमार्क आइडिया भी इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। वो फिजिकली ऑब्जेक्ट को एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में टैथर करना चाहती है, जोड़ना चाहती है। अगर ये सक्सेसफुल होता तो इसका मतलब होता कि टाइमलाइन इंटरेक्ट कर सकती है। सो मार्वल का मल्टीवर्स वाली चीजें यहाँ फील नहीं हो रही है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि फ्यूचर में यही मैकेनिज्म जिम को सेव करने का अटेम्प्ट में यूज होगा। मींस जूली कुछ ऐसा हिंट सेट करके आएगी जिससे जिम को आइडिया मिल सके या फिर अवेयर वो हो जाए, क्योंकि हमने देखा जूली 1978 के टाइमलाइन में कागज का टुकड़ा छोड़ के आ चुकी है, और मे बी ये कागज का टुकड़ा अगर विक्टर के पास होगा और विक्टर ने अचानक से रिवील कर दिया तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि फिर ये सारी चीजें कनेक्टेड फील होंगी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज तब होती है जब जूली पास्ट साइकिल में येलो सूट मैन को किसी का लिवर खाते हुए देखती है, और मैन इन येलो ने जूली को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। यहाँ क्यों नहीं पहचान पाया जूली को ये बंदा, जबकि सीजन ओपनिंग में येलो सूट मैन क्लियरली फैमिलियर बिहेव करता है जूली से, ये बोलते हुए कि वी हैव टू स्टॉप मीटिंग लाइक दिस। सो यहाँ चीज समझो, जूली 1978 के टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हुई थी आज से 35-40 साल पहले, और मैन इन येलो इस समय 35 साल पहले का बंदा था। यानी अभी के लिए उसकी सारी मेमोरी फ्रेश होंगी, इसलिए नहीं जान पाया वो बंदा। पर यही गलती हो गई जूली से। अब यहाँ से मैन इन येलो इसे आसानी से पहचानना शुरू कर देगा। मींस अगर ये चीज नहीं होती तो जूली के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि किसी भी टाइमलाइन में और आगे जाकर वो जिम को बचा भी सकती थी। बट यहाँ पर अब क्योंकि मैन इन येलो ने जूली की असली आइडेंटिटी पहचान ली है कि ये फ्यूचर से लड़की आती है स्टोरी चेंज करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी अब सारा और सोफिया वाली स्टोरी लाइन को देखो, सरफेस पे लग रहा है सोफिया बस मैनिपुलेटिव है, लेकिन रियलिटी में वो पूरा साइकोलॉजिकल डोमिनेशन टेस्ट कंडक्ट कर रही है। जब वो सारा के अराउंड सॉफ्टली बिहेव करती है, काइंडनेस दिखाती है, विक्टिम प्ले करती है, तो एक्चुअली वो सारा की इमोशनल अटैचमेंट ले रही है, और फिर सीक्रेटली स्पेल चैंट करके वॉइसेस एक्टिवेट कर देती है और जो उसे परेशान करने लगती है तुरंत ही। और यहाँ अब ये पता चलता है कि सारा को जो वॉइसेस सुनाई देती थी उसके पीछे मैन इन येलो का ही हाथ था, या वो खुद मैन इन येलो की ही वॉइस थी, और वही सारा से ये काम भी करवा रहा होगा अभी तक। और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि मैन इन येलो ने ही सारा को ऑर्डर दिया होगा एल्जिन की आंख फोड़ने के लिए सीजन 3 के एंड में, ताकि वो अंत में बिल्कुल अकेली पड़ जाए, और जब वो टाउन आएगा यानी मैन इन येलो तो आसानी से सारा के साथ रहेगा और उससे आगे जाके अपनी कठपुतली बना के इस्तेमाल भी कर लेगा। बाकी सारा को दिया गया वाटर टास्क देखते हैं, गिलास में पानी डालो, सिप लो, फिर वापस जग में डाल दो, यानी उसका जूठा पानी, क्योंकि इससे पहले स्पेल जो चैंट कर रखा है अपनी सोफिया ने सारा के ऊपर। सरफेस पे लगता है क्या ही बेवकूफियाना हरकत है ये मैन इन येलो की, लेकिन इविल एंटिटीज अक्सर मीनिंगलेस रिचुअल्स यूज करती हैं ताकि विक्टिम ग्रेजुअली अपनी फ्री विल सरेंडर कर दे, एग्जैक्टली कल्ट साइकोलॉजी की तरह। जब आदमी इरेशनल कमांड फॉलो करना स्टार्ट कर देता है तब वो मेंटली कंट्रोल में आ चुका होता है, और सोफिया का रियल गोल भी शायद वही था, ये चेक करना कि सारा अब भी मैनिपुलेटिव हो सकती है या नहीं, और खुद का हाथ तुड़वा के उसे ये बिलीव दिलवाना कि अगर वॉइसेस की बात नहीं मानी तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और सोफिया ने ये भी टेस्ट कर लिया कि सारा मुझसे इमोशनल अटैच्ड हो चुकी है। फातिमा की स्टोरी लाइन बाबा ये तो पूरा नाइटमेयर डायरेक्शन में जा रहा है। जब कैनी कहता है मे बी दैट्स नॉट फातिमा एनीमोर, सो यहाँ सो इंटेंशनली उस डायलॉग को मेटाफर और लिटरल दोनों तरीके से यूज करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद से फातिमा का बिहेवियर अननेचुरल होता जा रहा है। डर्ट क्रेविंग, स्माइली कनेक्शन, क्ले स्ट्रक्चर बनाना, और फिर गोलम रिवील। अब यहाँ माइथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जूइस फोकलोर में गोलम क्ले से बना आर्टिफिशियल बीइंग होता है, नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट किया जाता है, जो फातिमा ने भी बोला था। लेकिन ऑलमोस्ट हर गोलम स्टोरी का एंड ट्रेजेडी में होता है। क्रिएशन इवेंचुअली अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और फ्रॉम ने
इंटेंशनली एडम कनेक्शन मेंशन करवाया क्योंकि बिब्लिकल लोर में एडम को भी अर्थ या फिर क्ले से क्रिएट किया गया था। मतलब फातिमा अननोइंगली एक फॉल्स क्रिएशन भी कर रही हो सकती है, मींस फातिमा को लग रहा है ये हेल्प कर सकता है अंत में, पर ये सब बैड एंटिटी करवा रही होगी मे बी। और अंत में जो क्ले गोलम बनेगा वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगा, मींस फातिमा अंत में 2 मॉन्स्टर को जन्म दे देगी टाउन की मुसीबत और बढ़ाने के लिए। पहला इस्माइली जो खुद इसने अपनी प्रेगनेंसी से दी, और दूसरा ये जो क्ले वाला बंदा है। अब बॉयड का इन्फिनिटी रिंग मोमेंट भी बहुत अंडररेटेड था। रिंग डिसअपीयर होना सिंपल हेलुसिनेशन भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी सिंबल का यूज एक्सीडेंटली नहीं हो सकता यहाँ पर, जो कि उसकी मैरिज रिंग है। सो ये रिंग या फिर एबी की हो सकती है या उसी की हो सकती है, और इन्फिनिटी इज इक्वल टू एंडलेस साइकिल हम जानते हैं। तो बैड एंटिटी फिर से बॉयड को मेंटली और होपफुली तोड़ना चाह रही है, क्योंकि बॉयड लगातार सभी से कह रहा है कि जो बंदा भी सॉल्यूशन ढूंढ सकता है ढूंढो, जो जेड को वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बॉयड को यहाँ से और होप मिल चुकी है जेड की पास्ट मेमोरी रिकॉल्स वाले मोमेंट से। और बैड एंटिटी बॉयड को अवेयर कर रही होगी मे बी यहाँ पर रिंग के थ्रू कि ये इन्फिनिटी साइकिल है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मींस तू कितनी भी होप रख ले, तू चाहे जेड को ये करवा वो करवा, चाहे जितने भी रूल्स और मेमोरी पास निकाल लो, बट ये इन्फिनिटी साइकिल है जो उसके दिमाग में बैठाना चाह रही होगी, बॉयड को अंदर ही अंदर तोड़ना चाह रही होगी। बाकी हमने देखा विक्टर ने फाइनली कंफर्म कर दिया येलो सूट मैन ने मिरांडा को खाया था, और नोटिस करो विक्टर ने उसे पहले फ्रेंड माना था क्योंकि वो सभी की तरह कार से आया और सभी ने उसे हेल्पलेस ह्यूमन समझा था। मतलब मैन इन येलो लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, फिर मैसेकर फेस स्टार्ट होता है, और यही चीज वो अब भी कर रहा है। लेकिन अब विक्टर को ये साइकिल और पैटर्न समझ में आ चुका है, तो हो सकता है बॉयड और बाकी लोगों को सोफिया पर शक होने लग जाएगा, क्योंकि ये लोग फिर टाइम कैलकुलेट करने लग जाएंगे कि नई सोफिया इस समय पर आई है और हमें येलो सूट भी इस समय देखने को मिला है। सो मे बी एक अजम्पशन क्रिएट करेंगे या फिर शक की सुई उसी पे डाल देंगे, जो कि अच्छा रहेगा इनके लिए। बाकी अब लेक ऑफ टीयर्स के बारे में बात करें, यहाँ शो ने फाइनली माइथोलॉजिकल हॉरर को फुल एक्टिवेट करा है। ईथन का बिलीव कि लेक ऑफ फील कर सकती है सरफेस पर चाइल्डिश फैंटेसी लगती है, लेकिन रिमेंबर ईथन का गट फील रेपिटेडली एक्यूरेट निकलता है, और एंड में लेक से जो चीज बाहर निकलती है वो सिंपल जंप स्केयर नहीं लगता। मेरे हिसाब से 3 मेजर पॉसिबिलिटीज है यहाँ। पहली ये प्रीवियस साइकिल्स के ड्राउन्ड बॉडीज होंगी, मतलब लोगों ने एग्जिट रूट समझकर लेक में जंप किया होगा, लेकिन लेक एक्चुअली सैक्रिफाइस पॉइंट निकला इनका, यानी इनकी बलि चढ़ा दी गई। दूसरी थ्योरी और भी डार्क है, येलो सूट मैन हर साइकिल के कॉप्सेस यानी डेड बॉडीज को लेक में डुबा देता होगा ताकि टाउन रीसेट के वक्त क्लीन लगे। मतलब लेक लिटरली मेमोरी ग्रेवयार्ड हो सकती है। और तीसरी थ्योरी सबसे डेंजरस है, लेक एक गेटवे है और जो चीज बाहर आई वो गार्डियन एंटिटी होंगी जो इस लेक को प्रोटेक्ट करती होंगी, यानी इस रास्ते को। और हमने स्केरक्रोज को भी देखा था ट्रेलर में, तो पॉसिबल चांसेस यही है कि ये स्केरक्रोज ही होंगे मोटा मोटा, पर इनको रस्सी से बांधकर लेक में डुबाया किसने होगा? क्या मैन इन येलो ने? क्योंकि ये वो गार्डियन भी हो सकते हैं जो इस जगह को प्रोटेक्ट करते होंगे, क्योंकि जब इस जगह में इतने मॉन्स्टर्स ये नेचर दे रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ गार्डियंस भी तो देगा। और नेचर का तो रूल यही रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही। मे बी शायद लेक भी बाहर निकलने का रास्ता होगा, पर ये स्केरक्रो इसको प्रोटेक्ट करते होंगे, क्योंकि हमने ट्रेलर में इन्हें अटैक करते देखा था। तो एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में थोड़ा और डीप डाइव करके बात करेंगे इस पॉइंट पर, इस एंडिंग के बारे में। बाकी लेक ऑफ टीयर्स नाम भी इमोशनल प्यूरिफिकेशन जैसा लगता है, जैसे कोई प्लेस जहां सफरिंग एब्जॉर्ब होती हो, लेकिन फ्रॉम में साइड टीयर्स हीलिंग नहीं, सैक्रिफाइस रिप्रेजेंट करते हैं। मे बी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ठीक है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। बाकी ऑनेस्टली अब मुझे लग रहा है सीजन 4 का एंड किसी सिंपल मॉन्स्टर फाइट पर नहीं होने वाला है, ये पूरे टाइमलाइन वॉर में कन्वर्ट होगा। लेकिन सबसे टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी अंत में, व्हाट इफ टाउन से एस्केप करना इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि डेंजरस है, मींस अंत में कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर बाहर यहां से निकलोगे तब। तो ये था ब्रेकडाउन अभी के लिए एपिसोड 4 के लिए। यहां तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एपिसोड 4 देखने के बाद? यस, मजा आया, काफी कुछ यहां पर रिवील हुआ है, बहुत से न्यू मिस्ट्रीज और ऐड हो चुकी हैं। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज है जो मुझसे नोटिस नहीं हो पाई है तो जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में, उसे मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम बहुत पॉसिबल थ्योरीज के बारे में फार अवे जाके बात करने वाले हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेकर क्या हो सकती है कहानी, क्योंकि हम थ्योरीज में ही तो माहिर हैं। यहां तक पहुंच गए तो आपको भी पसंद आइए।